आगे हम पढ़ेंगे मिकाएवेली का जो राजनैतिक दर्शन था उसके बारे में, ठीक है? तो इनको सर्वश्रेष्ठ शासन और अपने युग का शिशु भी कहा जाता था। तो इनकी सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली पढ़ते हैं। तो मिकाएवेली ने एक जो सिसरो नाम के पॉलिटिकल थिंकर थे, उनके विचारों से सहमति प्रकट की है। क्योंकि जो सिसरो थे उनका मानना था कि मिश्रित सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है? क्योंकि इसमें प्रत्येक सरकार के अच्छे गुणों का समावेश होता है। तो यद्यपि मैकियावेली ने विशेष रूप से केवल 2 तरह की सरकारों का ही प्रमुख वर्णन किया है। उनकी जो बुक थी द प्रिंस, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया है वो राजतंत्र का गुणगान अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में किया है। उसने राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में ही लिखा है, ठीक है? गणतंत्र का विशद और तार्किक वर्णन डिस्कोर्सेस में किया गया है। जो इनका तार्किक वर्णन था वो दूसरी बुक में किया था इन्होंने। ठीक है, अब इनका राजनीतिक वर्गीकरण देखते हैं। पैतृक राजतंत्र। पैतृक राजतंत्र में राजा वंशानुगत आधार पर सिंहासनसीन होता है। इस व्यवस्था में सत्ता का हस्तांतरण स्वाभाविक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, जो इसे स्थिरता प्रदान करता है। पर इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि नेक्स्ट शासक भी उतना ही योग्य हो, उतना ही शक्तिशाली हो। तो इसमें बहुत नुकसान होता है, जैसे कि हमारे इधर पे मुगल शासन जो था, उसमें बाबर के बाद हुमायूं के बाद जो अकबर था वो बहुत शक्तिशाली था, तो उसने राज्य को और बढ़ाया। उसके बाद जो आने वाले शासक थे वो भी बहुत शक्तिशाली हुए औरंगजेब तक। पर औरंगजेब के बाद जो उनके बेटे थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों के लिए भी आसानी रही शासन करने में हमारे भारत में, ठीक है? तो दूसरा था कृत्रिम राजतंत्र। तो कृत्रिम राजतंत्र वह शासन है जो किसी अन्य राज्य या शत्रु को परास्त कर स्थापित किया गया हो, ठीक है? जो हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे को परास्त कर उसका शासन हम खुद करते हैं। द प्रिंस में मैकियावेली ने मुख्य रूप से इसी प्रकार के नव स्थापित निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन किया है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं कि एक विलियम द एडिंग एडिंग जो जिन्होंने इनको शिशु भी बोला था, उन्होंने बोला अरस्तु की भांति मैकियावेली का झुकाव भी गणराज्य व्यवस्था की ओर है और इस संबंध में उनके विचार यूनानियों के समान है। तो मैकियावेली जो थे वो अरस्तु के विचारधारा से ज्यादा सहमत थे, ना कि प्लेटो के, ठीक है? अब था गणराज्य राजतंत्र से श्रेष्ठ क्यों है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो जनता की जो सामूहिक साझेदारी होती है वो राजतंत्र में जो एक ही व्यक्ति या परिवार का शासन होता है, जबकि जो गणतंत्र है उसमें एक राजा की अपेक्षा समस्त रूप से जनता अधिक समझदार और विवेकी होती है। मतलब उनका ये मानना है कि एक व्यक्ति से ज्यादा अधिक व्यक्ति ज्यादा समझदार होंगे, उनके अधिक विवेक होगा। जैसे घर में कोई एक व्यक्ति की चलती है, पर अगर हम सब व्यक्ति जो अपने अपने विचार को साझा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले की और ज्यादा बेहतर समझ हो या उस क्षेत्र में वो ज्यादा समझदार हो, तो हम उसका उपयोग करके और अच्छी बेहतर स्थिति पैदा कर सकते हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होने से शासन के जो अंतर्गत राज्य अधिक स्वामित्व का भाव होता है, वह सत्ताधारी वर्ग के भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश स्थापित करता है, ठीक है? तीसरा है स्थायी संधियां। व्यापक जन स्वीकृति और समर्थन होने के कारण गणतंत्रात्मक शासन द्वारा की गई वैदेशिक संधियां राजतंत्र की तुलना में अधिक स्थायी और भरोसेमंद होती हैं, ठीक है? जो राजतंत्र में की गई जो संधियां होती हैं वो गणतंत्र राज्य जो रहता है उसके अधिक भरोसेमंद होती हैं, ठीक है? संस्थाओं की सफलता कानूनी और राजनैतिक संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने और उन्हें दीर्घकाल तक सफल बनाने की क्षमता सिर्फ गणतंत्रात्मक शासन में सर्वाधिक होती है, ठीक है? अब राज्य की शक्ति और सुरक्षा के बारे में आते हैं। तो मैकियावेली का जो यथार्थवादी कथन है, प्रत्येक राज्य की जो सरकार को अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए, अन्यथा उसे नष्ट होना पड़ेगा। उनका ये मानना था कि जो सरकार है उनको जो प्रत्येक राज्य की सरकार है उनको अपनी शक्ति का और विस्तार करना चाहिए, जो आज भी हमारे सभी देश करते आ रहे हैं, ठीक है? अन्यथा वो राज्य नष्ट हो जाता है या उस पर कोई और शासन करने लगता है। तो राज्य की स्थापना के बाद उसकी आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से सुदृढ़ सुरक्षा की जानी चाहिए। बाह्य सुरक्षा तो केवल एक मजबूत और सुनिश्चित राष्ट्रीय सेना के दम पर भी संभव हो सकती है। उनका जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि वो जो बोलते हैं कि सेना, तो उनका मानना था कि एक सेना जो है वो एक बहुत ही किसी राज्य या किसी देश का एक मजबूत हिस्सा होती है, ठीक है? सेना के दम पर हम किसी राज्य पर शासन कर सकते हैं, दूसरे दूसरे शासन को जीत सकते हैं, जो सच है। आज भी हमारे सभी राज्यों में शक्तिशाली सेनाओं को स्थापित करते हैं। बजट का जो बहुत सारा हिस्सा है वो सेनाओं के ऊपर खर्च किया जाता है, हालांकि भारत में थोड़ा कम है, जो और बढ़ाना चाहिए हमें।
ठीक है। तो तो वो एक मानव स्वभाव के बारे में भी कुछ चीजें बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मानव जो है वो बहुत ही स्वार्थी प्राणी है, उनके हिसाब से वो ऐसा मानते हैं। तो मानव स्वभाव और संपत्ति के प्रति उसके मोह को दर्शाते हुए उन्होंने कुछ सटीक टिप्पणी भी दी है। ठीक है। जैसे उनका कहना है कि व्यक्ति अपने एक बार पिता की मृत्यु भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाए तो इंसान समय दर समय भूल जाता है, पर अगर उसकी संपत्ति का विनाश हो गया हो या किसी कारण किसी और ने झपट लिया हो तो वो नहीं भूल पाता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं मिकाईवेली को अपने युग का शिशु क्यों कहते हैं। ठीक है। पुनर्जागरण का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनका जो अधिकतर लोग उनको द चाइल्ड ऑफ इस टाइम भी बोलते हैं। फ्लोरेंस और वैचारिक क्रांति, मिकाईवेली यूरोप में चल रहे पुनर्जागरण के आंदोलन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। उस पर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव था, इसीलिए भी पड़ा, और उसको इसलिए भी पड़ा क्योंकि उसका जो फ्लोरेंस नगर था वो पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र था। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इटली का सांस्कृतिक हृदय भी बोलते थे इसे। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक डब्ल्यू टी जोन्स ने इसी संदर्भ में अत्यंत सटीक टिप्पणी की है कि मैकियावेली फ्लोरेंस को पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है। अब जानते हैं राजतंत्रों और राष्ट्रीय राज्यों का उदय। तो शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, यूरोप में राजनीतिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए, जैसे इंग्लैंड में हेनरी, फ्रांस में लुई 11वें एवं चार्ल्स अष्टम और स्पेन में फर्डिनेंड, आई एम सो सॉरी, ने सामंतों और प्रतिनिधि सभाओं को कठोरता से दमन कर शक्तिशाली व निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना की। मैकाइवली इन केंद्रीय शक्तियों के उदय से अत्यधिक प्रभावित थे। तो चारों तरफ जो चलता रहता है उससे भी इंसान बहुत प्रभावित होता है और किसी देश पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे भारत है, भारत में पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अब इसमें बांग्लादेश जो इसके हैं, इन पे जो भी राजनीतिक स्थितियां चलती हैं या उस टाइम पे जो भी चलता है उसका प्रभाव हमारे देश में भी बहुत पड़ता है। ठीक है। तो इसका जो दूसरा है राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण, उस समय मुख्य राजनीतिक प्रवृत्ति केवल राजतंत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की ओर भी तेजी से बढ़ रही थी। मिकाइवेली का दृढ़ मानना था कि इन नवोदित राष्ट्रों से प्रेरणा लेकर इटली को भी संगठित होना चाहिए ये और एक अखंड राष्ट्रीय राज्य बनना चाहिए, क्योंकि उस समय इटली 5 भागों में बटा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो एक तो अच्छी सेना का था और दूसरा था कि वो इटली को एक अखंड राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहते थे। ठीक है। इटली का जो राजनीतिक विभाजन था वो 16वीं शताब्दी में देखे, नेपल्स में हुआ था जिसमें राजतंत्र था, मिलान में ड्यूक राज्य था, रोमन कैथोलिक चर्च क्षेत्र पोप तंत्र के उसमें आता था, वेनिस जो था वो गणतंत्र था, फ्लोरेंस जो था वो गणतंत्र था, रिपब्लिक था। ठीक है। पोप का अवरोध और समाज की दुर्दशा, पोप तंत्र का पोप तंत्र मतलब कि कैथोलिक चर्च जो है। ठीक है। तो पोप तंत्र इटली की एकता में सबसे बड़ी अड़चन था, इसलिए मैकियावेली चर्च के घोर विरुद्ध था और चर्च को पूर्णतः राज्य के अधीन लाने की वकालत की। जो मैकियावेली थे वो पोप और कैथोलिक चर्च के बहुत ज्यादा ही विरोधी थे, और वो उनके बुक्स में भी हम पढ़ेंगे या उनके लिखों में तो वो हमें साफ दर्शाता है। ठीक है। समाज की जो नैतिक दुर्दशा है उसके बारे में, समाज में नीति परायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का सर्वथा अभाव था। यहाँ तक कि स्वयं पोप भी चरित्र और पवित्रता की सीमाएं लांघने लगा था, जिसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। मतलब कि एक चर्च या एक ऐसी संस्था जो गॉड के उसमें काम करती है, तो उसका जो हम बौद्ध धर्म में भी देखते हैं, बौद्ध धर्म का जो विनाश का कारण था वो और भी चीजें थी, जैसे कि मानते हैं कि उसमें बहुत सारे धन संपत्ति एकत्रित होने लगी थी। ठीक है। तो जब पैसा बहुत ज्यादा आने लगा तो विलासितापूर्ण होने लगी चीजें, और विलासितापूर्ण चीजें होती हैं तो उसमें प्रभाव पड़ता है कि वो भ्रष्टाचार हो जाती, भ्रष्टाचार से भरपूर हो जाती हैं। ठीक है। तो यही पोप के साथ हुआ। उनका जो ओहदा था वो एक किसी राजनीतिक नेता के बराबर होने लग गया था, और लोग बहुत ज्यादा अंधभक्त हो जाते हैं जो आज भी हैं। तो उससे लोग क्या होते हैं कि बहुत आस्था रखने लगते हैं इनमें, और ये अगर गलत चीज भी बताएं तो उसको भी सही मानने लगते हैं। तो यही उस टाइम पे हुआ था, और जिससे जो वो था वो बहुत संपत्ति अर्जित करने लग गया था, बहुत सारे चीज, तो वो अपने विलासितापूर्ण में ज्यादा होने लगा था वो, और बिगाड़ रहा था चीजें। इस वजह से इनकी समाज की जो नैतिक दुर्दशा होने लग गई थी। ठीक है। तीसरा से शक्ति और सेना के पुजारी, तो इस सामाजिक दुर्दशा और विखंडन को देखकर वह शक्ति का पुजारी बना, और उसने देश के एकीकरण के लिए व्यावहारिक, राजनीतिक और एक सशक्त राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया।
अर्थात उन्होंने कहा कि हमें एक सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना बनानी चाहिए, जिससे कि देश और मजबूत होगा। ठीक है?